इसमें हम देख रहे हैं मतलब काउंटर ऑफर, उस दिन भी अपनी बात हुई थी कि काउंटर ऑफर कौन सा ऑफर होता है, मतलब कि इट इज दैट ऑफर विच इज गिवन इन प्लेस ऑफ अ न्यू ऑफर, सॉरी ओरिजिनल ऑफर, कि ओरिजिनल ऑफर की जगह जो ऑफर दिया जाता है उसको काउंटर ऑफर कहते हैं। ठीक है, तो काउंटर ऑफर किसको बोलेंगे, जो मतलब कि नया ऑफर दिया गया है ओरिजिनल ऑफर की जगह। ठीक है, सपोज कि मैं कोई चीज बोल रही हूँ कि आई विल सेल माई कार फॉर 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो 2 लाख में मैंने ऑफर दिया उसको, दैट इज ओरिजिनल ऑफर। उसके बदले में दूसरी पार्टी कह रही है कि वो खरीदेंगे कार को फॉर से 1,50,000। ठीक है, कि दे वांट टू बाय द कार फॉर 1,50,000। सो इन प्लेस एन ऑफर ऑफ एन ऑफर दे हैव गिवन ओनली एन ऑफर। ठीक है, ऑफर के बदले ऑफर आया है, और जो उन्होंने ऑफर दिया है वो जो हमने ऑफर दिया था उससे वो अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो न्यू ऑफर जो आता है इसको कहा जाता है काउंटर ऑफर। ठीक है, और जैसे ही काउंटर ऑफर आएगा ओरिजिनल ऑफर क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइन। यस मैम। ओके, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हाइड वर्सेस रेंच का, कि एक पर्सन जो है वो अपना फार्म सेल करना चाहता है, मतलब कि ही हैज गिवन एन ऑफर टू सेल हिज फार्म फॉर 1,000 पाउंड्स। ठीक है, पर उसको मतलब वो दूसरे पर्सन ने क्या किया, काउंटर ऑफर दे दिया कि भाई वो 950 पाउंड्स में खरीदेगा। और कुछ देर के बाद उसने वापस ये सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं उतने में ही खरीद लूं जितने में वो बेच रहा है, 1,000 वाली ठीक है प्राइस। तो उसने 1,000 के लिए फिर से वो रेडी हुआ खरीदने के लिए, पर क्योंकि वो 950 का ऑफर दे चुका था, और जैसे ही उसने 950 का ऑफर दिया तो 1,000 वाला ऑफर एंड हो गया। ठीक है, तो वो वाला ऑफर दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये काउंटर ऑफर था, तो इसलिए अब ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो चुका है, सो इट कांट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ओके। यस मैम। ठीक है, ये चीजें हम वैसे कर चुके हैं तकरीबन। इसमें मतलब कि एक सेकेंड, इसमें ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर के रिलेशन में देखेंगे तो मतलब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, हाउ ऑफर इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। अब कोई अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है, अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, कि कंपनी वो प्रोस्पेक्टस के द्वारा मतलब कि वो इनवाइट कर रही है ऑफर्स। और जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब कि आपने शेयर्स के लिए ऑफर किया है। ठीक है, जो प्राइस कंपनी की मतलब वो डिस्प्ले कर रही है, इनवाइट कर रही है, उस पे आपने अपने ऑफर सबमिट किए हैं जब आप अप्लाई कर रहे हो। और जब वो कंपनी अगर आपको अलॉट कर देगी इसका मतलब कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। और उसके बाद है क्रॉस ऑफर। अब वो मतलब क्रॉस ऑफर होता है, जैसे हम कई बार मतलब होता है कि एक पर्सन इधर से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है। हाँ, तो इसमें क्रॉस ऑफर्स के केस में क्या होगा कि एक पर्सन ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन भी ऑफर ही दे रहा है, और दोनों के ऑफर कहो कि बाय चांस या बाय कोइंसिडेंस कि दोनों के ऑफर सेम टू सेम है, बिल्कुल इक्वल, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो पर क्या दे रहे हैं, दोनों ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है, देर इज ओनली एन ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड। ठीक है, बट ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो क्रॉस ऑफर्स को में हम ऐसा भी नहीं कर सकते चल भाई कि मेरा वाला ऑफर हो गया तेरी एक्सेप्टेंस मान ले, तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है वेयर टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल यानी कि सेम ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। एक को नहीं पता है कि दूसरे ने ऑफर दिया है। मैं ऑलमोस्ट ऐसा उन केसेस में होगा जब हम लेटर्स के द्वारा भेजे इन केस चीज। ठीक है, लेटर या टेलीग्राम या उस सब के मतलब कि थ्रू हम जब सेंड करते हैं, फेस टू फेस हमारी टॉक नहीं हो रही है।
तो एक पार्टी इन्हें ऑफर दिया है, इन इग्नोरेंस की दूसरी पार्टी भी ऑफर दे रही है. The offers are known as cross offers and neither of the two can be called an acceptance. Neither of the two, उनमें से एक किसी भी को भी हम acceptance नहीं कह सकते हैं of the other. इसीलिए there is no concluded okay. आवाज आ रही है बेटा? हेलो. Yes, कट ma'am. हो गई थी अभी. मैम आ रही है आवाज, कट के आ रही है. और एक्सेप्टेंस का करने के बाद हम इसके अंदर एक रिवोकेशन का पोर्शन है कि भाई हम ऑफर को कैसे रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हैं. ठीक है. और रिवोकेशन मतलब रिवोक करते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, ऑफर की कम्युनिकेशन कहाँ कंप्लीट होती है. मतलब ये चीजें अब हमारी पेंडिंग रह गई हैं. ठीक है. तो पहले एक्सेप्टेंस का करेंगे. और रिवोकेशन का मीनिंग आपको मालूम है? Yes, ma'am. ब्रेक. Cancel करना. विड्रॉ करना, कैंसिल करना. रेवोकेशन ऑफ ऑफर के ऑफर को विड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना या कैंसिल कर देना. ऐसे हमने एक्सेप्टेंस को अगर हम रिवोक कर रहे हैं तो यानी कि एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करना या कैंसिल करना. ठीक है. अब सेक्शन 2B में क्या डेफिनेशन है? सेक्शन 2B स्टेट्स दैट अ प्रपोजल when the person to whom the proposal is made, कि जिसको हमने ऑफर दिया है वो उसके लिए सहमत हो जाता है. ठीक है. एग्री कर जाता है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto का मतलब है to that offer, the proposal is said to be accepted. तो फिर कहा जाएगा कि proposal जो है वो accept हो गया है. ठीक है. An accepted proposal is called a promise or an agreement. और जब proposal को accept कर लिया जाता है तो उसे हम promise या agreement कहते हैं. ये हमने पहले चैप्टर में भी की हुई है चीज. ठीक है. इज इट ओके? एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो ऑफर एक पार्टी ने दिया दूसरी पार्टी उसके लिए सहमत होगी, एग्री कर गई उस ऑफर के लिए. ठीक है. एग्री कर गई यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया. इज इट ओके? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है. अब एक्सेप्टेंस मतलब कैसे दी जाएगी? ठीक है. हाउ एक्सेप्टेंस कैन बी मेड. जैसे ऑफर होता है वैसे ही होगा, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. ठीक है. एक्सेप्टेंस आपकी मतलब कि एक्सप्रेस्ड मैनर में हो सकती है, आप बोल के ओरली या राइटिंग में कर सकते हो. इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होएगी आपकी कंडक्ट के द्वारा, आपके बिहेवियर के द्वारा. ठीक है. इसका आगे एग्जाम्पल भी देख लो. ठीक है. ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का कि एक लेडी ने अपनी भतीजी को, नीस को इनवाइट किया कि वो आके उसके साथ उसके घर में रहे. ठीक है. और प्रॉमिस किया कि अगर वो आके उसके साथ रहेगी तो वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो क्या हम कहते हैं अचल संपत्ति. ठीक है. चल मतलब मूवेबल, अचल मतलब इमूवेबल. तो जो वो अपनी इमूवेबल यानी अचल संपत्ति जैसे कि हो गया घर हो गया, प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, जो मूव नहीं करते तो वो उसके नाम कर देगी. भतीजी ने क्या किया, वो आके रहने लग गई अपनी मतलब कि वो आंटी के साथ. ठीक है. द नी स्टेड विद हर मतलब एट हर रेजिडेंस टिल द टाइम ऑफ हर डेथ. ठीक है. अपनी वो आंट की डेथ के टाइम तक वो उधर रहती रही. तो इसलिए वो नीस क्या थी, भतीजी का एंटाइटलमेंट बनती है ना. Yes, ma'am. तो उसकी वो niece was held to be entitled to property because she has accepted the offer of aunt by her conduct, that is by going to her house and staying with her as desired. ठीक है. तो niece ने बेसिकली implied acceptance दी जब वो जाके रहने लग गई. ठीक है. उसने चाहे ओरली या राइटिंग में नहीं उसको रिप्लाई किया, बट उसकी कंडक्ट जो है जब वो जाके रहने लगी तो ऑटोमेटिकली उसने implied acceptance दे दी. तो एक तरह से फिर कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया. तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो जो टर्म्स कंडीशन थी वो फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि उसको मतलब कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको मिलनी चाहिए. तो कोर्ट ने ये कहा कि वो उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी और इसलिए वो प्रॉपर्टी उसको मतलब ट्रांसफर होनी चाहिए. ये केस है वी राव वर्सेस ए राव. ओके.
अब है कि ऑफर को कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसको दिया जाता है। ठीक है, मैं ऑफर दे रही हूँ ए को, हाँ, और आगे बी मेरे को उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस थोड़ा वैलिड होएगी। ठीक है, दैट वोंट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एंड ऑफर मेरे मैम को, हाँ जी मैम, जो आपने लास्ट केस बताया है इसमें हम्म, जो वो थी मतलब लेडी, हाँ हाँ तो उसने तो बोलकर दिया ये मतलब ऑफर, तो अगर हाँ, उसके पास प्रूफ तो है नहीं मतलब नीस के पास कि उसने ये जो ऑफर दिया है वो उसका प्रूफ तो है नहीं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा ये? बेटे इसके अंदर ना आप देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें कैसे, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड, दे कैन बी ओरल आल्सो, दे कैन बी इन राइटिंग आल्सो। ठीक है, तो अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी है तो भी मतलब उस केस में, क्योंकि इसमें ना स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि उसने ओरली कहा है बेसिकली, या सिंपली मतलब ये इनविटेशन उसका राइटिंग में इनविटेशन है या उसका ओरल इनविटेशन है। ठीक है, दैट वी डोंट नो, अभी हमें नहीं मालूम है। पर अगर आपका ओरल इनविटेशन है तो उस केस में क्या चाहिए हमें, बेसिकली आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि कोई ना कोई गवाह या कुछ ना कुछ आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है। जैसे आजकल तो हम फोन पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कुछ ना कुछ, या मतलब कि ऐसे सब डिवाइसेस से, पर तब आपको एक कोई गवाह प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जिसके सामने ये कहा। ठीक है, तो वो मतलब एज ए टेस्टिमनी टू इट वो उसको प्रूव करेगा, हेल्प करेगा प्रूव करने में, देन कोर्ट ने डिसाइड किया होगा। अब मे भी हो सकता है अगर राइटिंग में है देन इट इज वेरी इजी। ठीक है, ओके मैम। अगला है कि ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसको ऑफर देंगे वो करेगा, उसके अलावा अगर कोई और करेगा तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस एक ऐसा है, एक आपको ध्यान होगा हमने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त किया था। यस मैम। हम्म, कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में कि भाई मालिक जो है कि उसका भतीजा गुम हो जाता है और वो ऑफर देता है कि भाई जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसे 100 रुपए इनाम दूंगा। पर उसने नौकर को तो सिंपली वैसे ही जनरली ही भेज दिया होता है बिना कोई, तब तक उसने ऑफर अपना अनाउंस नहीं किया होता। उसके जाने के बाद वो ऑफर अनाउंस करता है 100 रुपए का इनाम वाला, नौकर ढूंढ के ले आता है। बट जब उसे ऑफर के बारे में मालूम ही नहीं है उसको स्पेसिफिक, हाँ, तो उस केस में उसकी एक्सेप्टेंसेस कांट बी वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, मैं ऑफर दे रही हूँ ए पर्सन को कि भाई तूने ही ये काम करके लाना है, या मतलब कि उसके बदले अगर वही काम दूसरा पर्सन करके ले आता है तो मैं बाउंड नहीं हूँ उसकी चीज मतलब कि उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑफर तो हमने ए को दिया है तो ए ही एक्सेप्ट कर सकता है। ये बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस ना आगे हम लोग एक बार और जब इसेंशियल एलिमेंट्स करेंगे उसमें भी कवर करेंगे, तो मैं उधर ही करूंगी कवर इसे बेटा। ठीक है, उसके बाद एक आता है जर्नल ऑफर। ठीक है, जर्नल ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, जर्नल ऑफर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी हमने किया था कि कार्लिल लेडी थी जिसने स्मोक बॉल्स यूज की, उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, उसने इनाम मांगा तो कंपनी ने दिया नहीं, फिर उसने केस किया तो कोर्ट ने कहा क्योंकि ये जर्नल ऑफर था तो जो लोग टर्म्स कंडीशन को पूरा कर रहे थे इसकी, तो उनकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसलिए उसको कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए। ठीक है, तो जर्नल ऑफर में क्या है, ओनली द पर्सन विद द नॉलेज और नोटिस ऑफ द ऑफर कैन कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट द ऑफर, कि वो पर्सन जिनको नॉलेज है उस ऑफर के बारे में वो ही आगे आके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्लेल को पूरी नॉलेज थी और वो टर्म्स कंडीशंस फॉलो कर रही थी, सो शी वाज एंटाइटल्ड टू द वो 100 पाउंड का जो भी रिवॉर्ड था कि उसके लिए वो एंटाइटल्ड थी। ठीक है, ये ऐसी पिक्चर बनी हुई है कि कार्लिल वो रिवॉर्ड मांग रही है कंपनी से। ठीक है, और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की वो एड मतलब वो आई थी, उसके बेसिस पे उसने मतलब वो करना शुरू किया। अब हम आ रहे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, हाँ, जिससे कि एक्सेप्टेंस वैलिड होएगी। नंबर 1 कौन सा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड और यू कैन से अनकंडीशनल। आपको बताया था कि जो भी ऑफर है
ऑफर कंडीशनल हो सकता है, उसमें टर्म्स कंडीशन लगाई जा सकती हैं, पर एक्सेप्टेंस में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती। आपको जो भी ऑफर दिया गया है, आपको इन टोटो मींस इन टोटलिटी एज इट इज उसे एक्सेप्ट करना है, या आप उसे एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने कोई कंडीशन लगाने की कोशिश की तो इसका मतलब आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये रूटलेज वर्सेस ग्रांट का केस है। ठीक है, कि ए ने ऑफर दिया है बी को कि वो हाउस खरीदेगा टू परचेज अ हाउस विद पोजेशन फ्रॉम 25 जुलाई। ठीक है, इसमें घर खरीदने का ऑफर है और वो ऑफर है कि वो 25 तारीख से उसकी पोजेशन लेगा, 25 जुलाई से। ठीक है, द ऑफर वॉज फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर मतलब जब वो उसने खरीदने के लिए ऑफर दिया तो दूसरी पार्टी ने उसके ऑफर को मान लिया, पर उसने क्या सजेस्ट किया, सजेस्टिंग पोजीशन फ्रॉम 1 अगस्त की पोजीशन आपको 1 अगस्त से देंगे। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहला जो ऑफर था 25 जुलाई का, वो एज इट इज एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। अगर आपने 1 अगस्त सजेस्ट कर दिया, इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो रही है, कंडीशनल, क्वालिफाइड, इट्स नॉट टोटल। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं होगा। इज इट ओके? यस मैम। Sir. सेकेंड पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है आपने किसको कम्युनिकेट करनी है, किसको बतानी है, ऑफरर को, क्योंकि ऑफरर ने ही आपको ऑफर दिया है। ठीक है, और ऑफरी यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करे, ऑफरर को बताए। अगर वो बताएगा ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इसमें केस कौन सा है, ब्रॉजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इसमें एक वो मैनेजर है कंपनी का कि उसके पास कोई एक ऑफर आता है, तो वो उस ऑफर के ऊपर ना, चिट्ठी के ऊपर बेटा अप्रूव लिख के वो क्या करता है, उसको एक टेबल के अंदर, ड्रॉयर के अंदर रख देता है। ठीक है, उसमें बेसिकली लिखा ये होता है कि भाई इसकी ये टर्म्स कंडीशन एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट relating to supply of coal was sent to the manager of a railway company for his acceptance। एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना के कोल की सप्लाई के लिए रेलवे कंपनी के मैनेजर को भेजा गया उसके एक्सेप्टेंस के लिए। मैनेजर ने उसके ऊपर वर्ड लिख दिए अप्रूव एंड पुट द ड्राफ्ट इन द ड्रॉयर ऑफ हिज टेबल, इंटेंडिंग इट टू सेंड इट टू द कंपनीज सॉलिसिटर फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। अब इनका जो प्रोसेस है, उसने मैनेजर ने अप्रूव लिखा। अब वैसे बेसिकली क्या बनता था कि वो अप्रूव लिख के अपने कंपनी के सॉलिसिटर यानी लॉयर को भेजे ताकि वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना सके। पर वो चिट्ठी जो है उसके ऊपर अप्रूव लिख के दराज में ही रख के भूल गया। हाँ, बाय सम ओवरसाइट द डॉक्यूमेंट रिमेन्ड इन द ड्रॉयर, वो दराज में ही रहा, तो इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाई। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो ही नहीं पाई। इज इट ओके? Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट है, एक्सेप्टेंस में बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम, कि जो रीजनेबल टाइम है उसके विद इन एक्सेप्टेंस देनी है। अगर तो हमने आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि भाई आपको जो ऑफर दिया है वो विद इन 3 डेज आपने एक्सेप्टेंस देनी है, तो विद इन 3 डेज विल बी द रीजनेबल टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर वो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो रीजनेबल टाइम के विद इन अगर आपकी एक्सेप्टेंस आ रही है तो वो ऑफर जिसने दिया है वो बाउंड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट अगर रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड आ रही है, ठीक है, एक्सेप्टेंस 3 दिन कहा था, चौथे 5वें दिन में एक्सेप्टेंस आ रही है, तो जिसने ऑफर दिया था वो बाउंड नहीं है आपकी एक्सेप्टेंस से। ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकता है। इसमें एग्जांपल है रामस्केट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टीफियोर। इसमें एक पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, इसमें अ पर्सन अप्लाइड फॉर शेयर्स इन जून में उसने अप्लाई किया।
और उसको अलॉटमेंट जाके हुई नवंबर के आखिर में। तो देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट कहो कि 6 महीने तकरीबन लगा दिए, जबकि इसका कुछ वो प्रोसेस है, मे बी मतलब 2-3 मंथ्स में इसको कंप्लीट करना होता है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट बहुत लेट की है। तो जिस पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो अगर चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऑन 8th जून मिस्टर एम ऑफर टू टेक शेयर्स इन आवर कंपनी, यानी रामस्केट। he received a letter of acceptance on November 23 को उसको एक्सेप्टेंस अलॉटमेंट लेटर आया। उसने मना कर दिया कि वो शेयर्स नहीं लेगा, ठीक है। तो कंपनी ने उसके ऊपर केस कर दिया कि नहीं नहीं इसे तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि मिस्टर एम वॉज एंटाइटल टू रिफ्यूज, कि वो रिफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑफर जो है वो लैप्स हो चुका है। एज अ रीजनेबल पीरियड जो था उसका, जिसके विद इन वो शेयर्स की अलॉटमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, वो ओवर हो गया। इसलिए मिस्टर एम जो है, मॉन्टीफ्योर है, वो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। फोर्थ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, कि जिस मोड के द्वारा एक्सेप्टेंस मांगी गई है उसी मोड के द्वारा एक्सेप्टेंस देनी बनती है, ठीक है। अब अगर आपको कहा कि आप चिट्ठी के द्वारा ही एक्सेप्टेंस अपनी सेंड करोगे, ओनली थ्रू अ लेटर, फॉर्मल लेटर, ठीक है, तो आप मेरे को एसएमएस बना के भेज रहे हो या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड मोड प्रिस्क्राइब्ड, फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। तो इसमें ए सेंड्स एन ऑफर टू बी थ्रू पोस्ट इन द यूजुअल कोर्स, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दिया और पोस्ट के द्वारा भेजा, ठीक है। बी शुड मेक द एक्सेप्टेंस इन द यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर एज नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब। अब उसने पर कोई मोड प्रिस्क्राइब अगर नहीं किया है तो बी की क्या ड्यूटी बनती है कि जो भी उस बिजनेस में तरीका है, जो भी मोड जनरली यूज किया जाता है, कि वो उसी मोड के द्वारा अपनी एक्सेप्टेंस को कन्वे करे। He may accept the offer by sending a letter through post in ordinary course within a reasonable time. वो मतलब कि लेटर सेंड करके उसको मतलब कि वो भेज सकता है, ठीक है। फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब इसमें अगला क्या आ रहा है? द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑफर, कि जो एक्सेप्टर है, जो वह एक्सेप्टेंस दे रहा है, उसको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को ऑफर के बारे में मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे एक्सेप्टेंस दे सकती हूँ, ठीक है। इसमें एक केस दिया हुआ है बोल्टन वर्सेस जोन्स का। इसमें एक पर्सन है बोल्टन, ठीक है। बोल्टन ब्रॉट अ हाउस पाइप बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट। बोल्टन ने क्या किया? ब्रोकलहर्स्ट से उसने एक बिजनेस खरीदा। ब्रोकलहर्स्ट का कोई बिजनेस था, वो बिजनेस वो बोल्टन को बेच के चला गया, ठीक है। और एक जोन्स नाम का पर्सन था, उसने पिछला ओनर यानी कि ब्रोकलहर्स्ट से कुछ पैसे उसने लेने थे, जोन्स ने, ठीक है। तो जोन्स टू हुम ब्रोकलहर्स्ट ओड डेट, जोन्स जो है वो पिछले ओनर से उसने कुछ पैसे लेने थे, ठीक है। तो प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकलहर्स्ट, उसने ब्रोकलहर्स्ट यानी पिछले ओनर को ही उसने कुछ सप्लाई के लिए गुड्स का ऑर्डर दिया। उसने ऑर्डर इसलिए दिया कि जो उसने पैसे मेरे को ब्रोकलहर्स्ट ने देने हैं वो इसी ऑर्डर में फिर हो जाएंगे सेटल। लेकिन वो चिट्ठी किसके नाम लिखी गई थी? ब्रोकलहर्स्ट के नाम उसने ऑफर मतलब कि वो दी थी, ऑर्डर किया था प्लेस। पर वो अब क्योंकि मालिक नया बदल गया था, वो बोल्टन था। बोल्टन ने चाहे वो चिट्ठी ब्रोकलहर्स्ट को पोस्ट की गई थी, पर बोल्टन ने वो गुड सप्लाई कर दी, ठीक है। चाहे उसे चिट्ठी वो नहीं भी लिखी हुई थी, ऑर्डर उसके नाम एड्रेस नहीं भी किया था। और बाद में जब वो बोल्टन ने सामान भेजा तो उसने पेमेंट मांगी, तो जोन्स ने क्या बोला? जोन्स ने मना कर दिया। वो कहता मैंने तो तुम्हारे से गुड्स मांगी ही नहीं थी, मैं तो ब्रोकलहर्स्ट से मांगी थी, तो इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मैं तो ब्रोकलहर्स्ट के साथ अपनी डेट सेटल करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसे ऑर्डर दिया था। और कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने क्या बोला, हेल्ड द ऑफर वाज मेड टू ब्रोकलहर्स्ट, कि ऑफर तो ब्रोकलहर्स्ट को दिया था जोन्स ने, एंड इट वाज नॉट इन द पावर ऑफ बोल्टन टू स्टेप इन, और ये बोल्टन की पावर में था नहीं कि वो उसके बीच में स्टेप इन करे और उसे एक्सेप्ट करे, तो इसलिए उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी. सो देयरफॉर वाज नो कंसेंट एंड नो कॉन्ट्रैक्ट. इज इट ओके? कोई डाउट है? नो मैम. समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है. अब इसमें 6 पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड. ठीक है, कि एक्सेप्टेंस कब देनी है, ऑफर के खत्म होने से पहले या ऑफर के रिवोक करने से पहले पहले. ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया गया है कि भाई आपने 6 तारीख तक अपनी मतलब वो एक्सेप्टेंस कन्वे करनी है, तो आप 6 तारीख तक कर देंगे. ठीक है. इन केस मतलब ये कहोगे आपने 6 तारीख दी भी हुई है, पर उसकी आज तक से आज अगर 4 तारीख है और एक्सेप्टेंस अभी कन्वे नहीं हुई और आप अपने ऑफर को विड्रॉ करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. ठीक है. और एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी गिवन ऑफर के खत्म होने से पहले या रिवोक करने से पहले. और जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. इज इट ओके? Yes, ma'am. इसमें 7th पॉइंट है, एक्सेप्टेंस कांट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस. ठीक है, कि एक्सेप्टेंस साइलेंस के द्वारा इम्प्लाई नहीं की जा सकती, मतलब कि वो एक्सेप्टेंस को आपको ओरली बताना पड़ेगा या राइटिंग में बताना पड़ेगा. ठीक है, कि चुप रहने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होगा. ठीक है, मेरे को ऑफर दिया कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, हाँ, और मैंने कुछ उसका जवाब नहीं दिया, साइलेंट रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हाँ कह दी. ठीक है, पर कई जगह पे साइलेंस जो है वो स्पीच के इक्विवेलेंट होगा, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, कि इसकी एक्सेप्शंस कौन सी हैं वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, बट साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई एक्सेप्टेंस हो गई, कि ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं ये अपनी कार आपको 5 लाख में बेच रहा हूँ. ठीक है, और ये अगले दिन उसने कार भी भिजवा दी और पेमेंट मांगनी शुरू कर दी. ठीक है, जबकि उसने तो एक्सेप्टेंस दी नहीं, वो चुप रहा, उसने हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं की है. ठीक है, वो चुप है. हाँ, तो उसको मतलब उस साइलेंस को यस नहीं मान सकते. इसमें इसको रीड करेगा आप में से कोई, इफेक्ट ऑफ साइलेंस ऑन एक्सेप्टेंस, कि साइलेंस का एक्सेप्टेंस के ऊपर क्या असर होता है. एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल में समटाइम्स बी इन्फर्ड फ्रॉम साइलेंस और इनएक्शन. कई जगह पे साइलेंस जो है उसको एक्सेप्टेंस माना जा सकता है. पिछले पॉइंट की ये एक्सेप्शंस कह दो, हम कह सकते हैं. ठीक है, तो जहां पे मतलब कहो कि कहाँ मान सकते हैं, इसको देखें. कौन रीड आउट करेगा आप में से? मैं करता हूँ. हाँ जी, ये अपना नाम बोलो, रीड करो. अंकित करता हूँ. हाँ जी, अंकित. As a rule, silence does not imply acceptance, but in the following cases, silence may be indicative of assent to the proposal. First हाँ जी. point, where the offeree having reasonable opportunity to reject the offered goods or services takes the benefits of them, it will amount to acceptance. हाँ जी, मतलब कि इसमें मतलब वैसे तो साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएगी, पर कई केसेस में जहां पे साइलेंस जो है वो इंडिकेटिव ऑफ असेंट टू द प्रपोजल, वो इंडिकेशन दे रही है कि भाई आपने ऑफर को मान लिया है, आप एग्री कर गए हैं, तो वहां मानेंगे. तो इसमें ये पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आपके पास आपको किसी कोई सामान हमने भेजा. ठीक है, और वो सामान आपको मैंने आपको ऑफर दिया टू सेल सम गुड्स, और वो मैंने आपके पास छोड़ दिए. हाँ, कि इनकेस आपको पसंद है तो आप उसे रख लेंगे. ठीक है, नहीं तो आप मेरे को वापस कर देंगे. तो आपने क्या किया, मेरे को अपनी एक्सेप्ट, मैंने आपको से कि कुछ वो किताबें हैं वो भेजी हैं और 4 तारीख तक का टाइम है कि 4 तारीख तक आप अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे करो. आपने 4 तारीख तक एक्सेप्टेंस मेरे को नहीं कन्वे की, पर वो किताबें भी वापस नहीं की. किताबें वापस नहीं की, इसका मतलब है कि आपने इम्प्लाइडली मतलब साइलेंस आपका जो है इस केस में एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट हो गया. आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, यानी आपने वो एक्सेप्ट कर लिया. केस पढ़ना बेटा. Case Kashi Prasad versus Sajidi Begum. Enhancement of rent not protested and the tenants continued living after notice was served by the landlord.
अब एक लैंडलॉर्ड ने, मकान मालिक ने क्या किया कि उसने मतलब कि जो रह रहे थे उसके किराएदार, उनका रेंट बढ़ा दिया, ठीक है, और उन्हें मतलब रेंट उन्हें बता दिया कि भाई कि ये नेक्स्ट मंथ से ये रेंट होगा। वो अगले महीने फिर भी मतलब वो रहते रहे। तो अब रहते रहे का क्या मतलब है? इसका मतलब कि वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनको वो एक्सेप्ट है, उन्होंने उसको प्रोटेस्ट नहीं किया, तो इसलिए फिर उनको बढ़ा हुआ रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें उनका जो साइलेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इज इट ओके? Yes, ma'am. हाँ जी, सेकंड पॉइंट अंकित। Where because of previous dealings, the offeree has given the proposer reason to understand that the silence was intended by offeree as a manifestation of assent, and the offerer does not understand. Just to अब भी understand. आप, हाँ, किसी के साथ अब बहुत ही पुरानी आपकी डीलिंग चल रही है, आप पिछले 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हो, आप उनको मतलब कहो कि वो ऑर्डर देते हो, वो आपको ओरली या राइटिंग में कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि भाई हाँ जी भाई मान लिया ऑर्डर सप्लाई हो जाएगा, अब चुपचाप ऑर्डर की सप्लाई आपको आ जाती है, ठीक है। तो प्रीवियस डीलिंग की वजह से जो उनका साइलेंस है, हाँ, कि मैं उसका मतलब है कि वो स्पीच के इक्विवेलेंट है, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो उन केसेस में साइलेंस जो है वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के केस मतलब कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी पुरानी डीलिंग चलती आ रही है, आप ऑर्डर भेजते हो उनका अपने आप आ जाता है। इनकेस अगर नहीं आना हो, ऑर्डर नहीं सप्लाई कर सकते, तो उल्टा उनकी कॉल आ जाएगी, बट अदरवाइज हाँ के लिए से वो कॉल नहीं करते, तो उस केस में उनका साइलेंस जो है वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इज इट ओके? पूछना बेटे? नो मैम। ठीक है, अब इसमें अगला ये भी पढ़ोगे नितिन? हाँ जी मैम। Acceptance subject to contract or subject to approval by certain persons such as solicitors, etc. सॉलिसिटर किसे कहते हैं? लॉयर। जी, तो इसका मतलब है कि जैसे कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, तो उसमें कहा जाता है ठीक है कि हमने अपनी एक्सेप्टेंस तो कर दी, पर फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब ये कहो कि सॉलिसिटर्स इसको बना के हम दोनों से साइन करवा लेंगे, ठीक है। तो जब तक वो सॉलिसिटर उसे वो राइटिंग में प्रॉपरली बना के साइन दोनों के हो नहीं चाहते, यानी कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में एक्सेप्टेंस मतलब वो तभी मानी जाएगी, इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही वो मानी जाए, मतलब कि पूरा बनने के बाद सॉलिसिटर बना देंगे, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज एक्सेप्टेंस, ठीक है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो ड्राफ्ट किया जा रहा तब तक वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होएगी। हाँ जी, पढ़ना। Acceptance subject to contract. Subject to no contract will arise till a formal contract is settled or consent of such person obtained. ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा जब तक ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटल नहीं किया गया और दोनों पर्सन्स की कंसेंट, दोनों पर्सन्स का मतलब है दोनों पार्टीज, ऑफर देने वाला और ऑफर एक्सेप्ट करने वाला, उनकी कंसेंट नहीं हो जाती, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होएगी और तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन के साइन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का इसमें पोर्शन है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ये एक तरह से देखे तो इस चैप्टर का कहो तीसरा पार्ट है। पहले में हमने ऑफर किया, व्हाट वी मीन बाय एन ऑफर, essential elements of a valid offer, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, ये सब हमने किए, ठीक है। अभी सेकंड में हमने किया व्हाट वी मीन बाय एक्सेप्टेंस, हाँ, और उसके essential elements of a valid acceptance और साइलेंस का पार्ट किया उसके अंदर, ठीक है, और सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तीसरा एक तरह से पोर्शन देखें तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होएगी, एक्सेप्टेंस कब होएगी, रेवोकेशन कब होएगी। तो इसको एक बार आगे देखने से पहले जरा एक बार सुनेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऑफर दिया, हाँ, आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप फॉर 10,000 रुपीज, ठीक है। तो वो आपको कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, आप सोचो। हेलो? Yes, ma'am. हाँ जी, आपको कम्युनिकेशन इसकी कब कंप्लीट होएगी? मैम जब हमें अमाउंट का भी पता लगेगा कितने में दे रहा है। बता दिया मैंने, बता दिया आपको।
कि 10,000 में बेच रही हूँ, HP का है, ये वाला उसका मेक है, इतने साल उसे खरीदे हुए हो गए हैं, मतलब कि वो इतना टाइम हमने उसे यूज किया है, ये सब बता दिया। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होएगी? जब कोई एक्सेप्ट करेगा। यस, नहीं नहीं, ऑफर की एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होएगी? सॉरी, ऑफर की कम्युनिकेशन जब मैंने बोला आपको पता चल गया, ठीक है, जब ऑफरर ने ऑफर दिया और ऑफरी को वो पता चल गया, उसकी नॉलेज में आ गया, मैंने से आज चिट्ठी डाली, हाँ मैंने, आज कौन सी तारीख है, आज है 13 में, ठीक है, से मैंने चिट्ठी डाली 12 मई को, ठीक है, कि मैं ऑफर आपको दे रही हूँ कि भाई अपना लैपटॉप सेल करने के लिए, वो आपको चिट्ठी मिली 13 मई को, 13 मई को फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जब आपके नॉलेज में आया, तब वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। Communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the offeree, जब ऑफरी के नॉलेज में आएगा तभी। और ये जो हम कर रहे हैं ना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, फेस टू फेस में तो बेटा साथ के साथ ही पता चल जाएगा, ठीक है, साथ के साथ ही कंप्लीट होगी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। आपको नहीं पसंद है तो आप मेरे को साथ के साथ ही रिजेक्ट कर दोगे फेस टू फेस। तो इस केस में क्या है, ये वाले केसेस हम नहीं इधर कर रहे, हम इधर वो केसेस कर रहे हैं जब पार्टीज क्या है, दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, एक जना बठिंडा बैठा है, दूसरा चंडीगढ़ है या कोई दिल्ली है, ठीक है, तो दूर बैठे कम्युनिकेशन हो रही है, और हो भी कैसे मोड से हो रही है, लेटर्स के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा। वैसे आजकल तो कम हो गया ये प्रोसेस, हमारे जमाने में कहो कि फिर भी था, अब ये आपके टाइम पे लेटर्स वगैरह का सिस्टम इतना फॉर्मल बाय पोस्ट भेजना वो इतना नहीं चलता, ठीक है, तो जब वो बाय पोस्ट लेटर्स भेजे जाते हैं तभी मतलब वो सिस्टम होता है, ठीक है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस एंड नेगोशिएट इन पर्सन, अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन एग्जिस्टेंस, तभी के तभी आ जाएगा। द ऑफरी gives his absolute and unqualified acceptance to the proposal made by the offerer। जब तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फेस टू फेस है, साथ ही साथ ही वो एक्सेप्टेंस दे सकती हैं और प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जब पार्टीज क्या है, डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, तब वो ऑफर और एक्सेप्टेंस और उसकी रेवोकेशन बाय पोस्ट होएगी, लेटर के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा। और ये वाला पोर्शन जो है इसका सेक्शन 4 और 5, ये डिस्टेंस पे जब पार्टीज हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल है। व्हेन द पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस एंड द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर एक्सचेंज थ्रू पोस्ट, रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 4 and 5 अप्लाई। इज इट ओके? Yes. यस मैम। ठीक है, अब अगला है इसी में, अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो हमने किया सेक्शन 4, इसको रीड आउट कौन करेगा अंकित के अलावा? थैंक्स अंकित। Shall I read, ma'am? कौन करेगा बेटे? मैं रीड करूं? हाँ, नाम बोलो और रीड करो। कोमल। हाँ जी कोमल। Communication of an offer, Section 4. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom is made offering. For example, a proposal by a letter to sell a house to B at a certain price. The letter is posted 10th of July. It reaches B on 12th July. The communication of the offer is complete when B receives a letter that is on 12th July. ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, जिसको आपने ऑफर दिया है जब उसकी नॉलेज में आ जाए तब वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पूरा हो जाता है। अब इसमें ए पर्सन ने लेटर डाला अपना घर बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे बी को, ए ने वो लेटर पोस्ट किया 10 जुलाई को, बी को वो मिला 12 जुलाई को, तो यानी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुई? ऑफरी के लिए जब उसको चिट्ठी मिल गई और उसने पढ़ ली, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर दैट इज ऑन 12th of July। इज इट ओके? यस मैम। अब है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 4, इसको पढ़ो बेटा। अच्छा, इसमें ना एक बात सुन लो कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ऑफर की तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई ऑफर जब जिसको दिया उसके नॉलेज में आ गया तो वो कंप्लीट है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ना 2 पार्ट्स पे होएगी।
जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट होएगी, और जिसको हम एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं उसके अगेंस्ट होएगी। ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई मैं अपना घर बेच रही हूँ, ठीक है, मैंने चिट्ठी डाली 10 तारीख को, आपको मिली 12 तारीख को, ठीक है, 12 को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई आपके अगेंस्ट, ठीक है। अब है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने वो 12 को लेटर पढ़ा और आपने 13 तारीख को एक्सेप्टेंस उसकी पोस्ट कर दी, ठीक है, 13th को आपने पोस्ट कर दी। तो 13 को जिस दिन आपने लेटर पोस्ट किया तो उस दिन आपकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगी? ऑफरर के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, ठीक है। जैसे आपने लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का 13 तारीख को, तो मेरे अगेंस्ट आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हो जाएगी, चाहे वो लेटर कहो कि वो पोस्ट में गुम ही हो जाता है, ठीक है, पर उस पर एड्रेस सही होना चाहिए और पूरी स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपके खुद के अगेंस्ट कब कंप्लीट होएगी? जब वो एक्चुअल में चिट्ठी मेरे को मिल जाएगी। आपने 13 को पोस्ट की तो 15 तारीख को मेरे को मिली, तो 15 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आपके अगेंस्ट मतलब एक्सेप्टर के अगेंस्ट। इज इट ओके? यस मैम। अभी यही वाली चीज इसको पढ़ेंगे अभी घर पे, ठीक है। इसको रीड आउट करेंगे। कोमल रीड आउट करना बेटा। As against the proposer, when it is put into the course of transmission to him, so as to be out of the power of the scepter. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट होएगी? एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफर देने वाला, यानी कि मैंने ऑफर दिया था। कब होएगी? जब वो चिट्ठी पोस्ट कर दी जाएगी। व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। कि एक बार लेटर बॉक्स में डाल दिए तो वो अब उसे वापस निकाल नहीं सकता है। हाँ जी। As against the scepter, when it comes to the knowledge of the proposer. एक्सेप्टर के अगेंस्ट, यानी कि आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट होएगी? जब ये वो चिट्ठी मेरे को मिल जाएगी। इज इट ओके? यानी ऑफरर को चिट्ठी जब मिल जाएगी, उसकी नॉलेज वो पढ़ लेगा, तब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल में केस है, ये केस ऑफ एनटी रामा राव कोई। इसको एक बार पढ़ेंगे कोमल? Yes ma'am. For example, in the above case, when we accept A's proposal by a letter sent by post on 30th instant, the letter reaches on 15th instant. The communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted, that is on 30th, as against B when the letter is received by A, that is on 15th. Case of ma'am ये क्या डाला? एनटी रामा राव। एनटी रामा राव, ठीक है। तो इस केस में ये अब में देखें कि बी ने एक्सेप्ट किया है ए का प्रपोजल। ए ने ऑफर दिया, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और बी ने ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया? चिट्ठी कब डाल दी? उसने 13 तारीख को चिट्ठी पोस्ट कर दी, ठीक है। जैसे ही उसने 13 तारीख को चिट्ठी को पोस्ट किया, उस दिन क्या हुआ? ऑफरर के अगेंस्ट, यानी कि ए के अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, यानी कि ऑफरर प्रपोजल, जिस दिन उसने लेटर पोस्ट किया। व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, यानी कि 13 तारीख, ठीक है। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसके खुद के अगेंस्ट, ठीक है, कब कंप्लीट होएगी? एक्सेप्टर के खुद के अगेंस्ट कब कंप्लीट होएगी? जिस दिन वो चिट्ठी ऑफरर को एक्चुअल में मिल जाएगी। वो चिट्ठी मिली जाके 15 तारीख को, तो 15 तारीख को जब चिट्ठी मिली तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। इज इट फाइन? यस मैम। अच्छा, इसमें जो बेटा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन है ना, वो एक्सेप्टेंस का उल्टा है, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्टेंस को जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेट कौन कर रहा है? एक्सेप्टर कर रहा है, ठीक है। और रेवोकेशन में मतलब जो कर रहा है उसका मतलब वो, इसको आगे हम देखेंगे कि कैसे ये उल्टा है, ठीक है। वो भी 2 पार्ट्स पे रहेगी आगे। इसको एक बार बस रिवाइज कर लो, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर, एक बार रीड आउट कर दो दोबारा से कोमल। As against the proposer, communication is complete as soon as a duly addressed letter of acceptance is put into the course of transmission. हाँ जी, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के अगेंस्ट तब कंप्लीट है जैसे ही वो चिट्ठी
लेटर बॉक्स में डाल दी गई। whether the same whether the same reaches the proposer or not. चाहे वो चिट्ठी उसे मिले या ना मिले, पर लेटर बॉक्स में डाल दी गई तो मतलब इसका मतलब कि कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब आगे पहुंचने पे उसका बाकी किसी का जोर नहीं है ना कि भाई पहुंचेगी पहुंचेगी। अगर वो पोस्टल अथॉरिटीज की कोई गलती होगी, ना मिली, उस पर तो हमारा जोर नहीं है। पर लेटर डालने में तो पोस्ट करने तक उसकी जिम्मेदारी थी, तो पोस्ट उसने की, बट ये जिम्मेदारी जरूर है कि वो चिट्ठी पे सही एड्रेस हो और स्टैम्प्स पूरी लगी हुई हो। अंडर स्टैम्प नहीं होना चाहिए, विदाउट स्टैम्प नहीं होना चाहिए वो लेटर। हाँ जी, अगला। As against the acceptor, communication is complete only when the proposer has received a letter and learned the contents thereof. ठीक है, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट है? जब वो मतलब कि जो लेटर है वो रिसीव कर लेगा, ऑफरर के पास लेटर पहुंच गया और उसने लेटर को पढ़ लिया एंड लर्न द कंटेंट्स देयरऑफ, यानी कि उसने लेटर को पढ़ लिया, पकड़ के साइड में रख दिया तो नहीं, ठीक है, उसके पास लेटर पहुंचा और उसने उस एंड लर्न द कंटेंट्स कि उसमें क्या लिखा हुआ है उस लेटर में, उस कंटेंट्स का उसको पता चल गया, ठीक है, तब वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्टेंस भेजी थी। ठीक है, अब है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, रिवोक करना। हाँ, अब किस चीज को रिवोक कर सकते हो? ऑफर को भी आप विड्रॉ कर सकते हो, एक्सेप्टेंस को भी विड्रॉ कर सकते हो। तो इसको हम देखेंगे भाई कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कहाँ कहाँ पे वो कंप्लीट होएगी। ठीक है, जो पर्सन कर रहा है और जिसके अगेंस्ट की जा रही है, जिसके लिए किए जा रही है। ठीक है, इसको एक बार रीड आउट करोगे कोमल? एज अगेंस्ट द पर्सन। Communication of revocation of offer or acceptance is complete as against the person who makes it when it is put into the course of transmission, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. ये दिया हुआ है कम्युनिकेशन रेवोकेशन की कंप्लीट कब है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो पर्सन कर रहा है, ठीक है, रिवोक कर रहा है, ऑफर को चाहे रिवोक कर रहा है या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है, तो उसके एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो खुद से कर रहा है उसके खुद के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाएगी? जब उसने चिट्ठी डाल दी। ठीक है, और दूसरे के अगेंस्ट कब कंप्लीट होएगी? जब उसने एक्चुअल में वो चिट्ठी उसकी नॉलेज में आ गई, यानी कि उसके पास पहुंच गई और उसने पढ़ ली। ठीक है, जिस दिन मैंने उसे कहा कि मैंने ऑफर को रिवोक करना है या एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है, मैं रिवोक करना चाहती हूँ एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मैंने रिवोक करना है, तो जिस दिन मैंने चिट्ठी डाल दी तो मेरे अगेंस्ट कंप्लीट, जिस दिन चिट्ठी दूसरी पार्टी को मिल गई तो उस दिन उसके अगेंस्ट कंप्लीट रेवोकेशन। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये एक्सेप्टेंस का उल्टा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस में वो चिट्ठी जब एक्सेप्टर डालता है तो उल्टा कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, और जब वो चिट्ठी दूसरी पार्टी के पास पहुंच जाती है तो उसके एक्सेप्टर के खुद के अगेंस्ट कंप्लीट होती है। पर रेवोकेशन में जो पर्सन रिवोक कर रहा है, ठीक है, जिस दिन उसने चिट्ठी डाल दी उस दिन उसके खुद के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट तब कंप्लीट होएगी जब उसको चिट्ठी मिलेगी और वो पढ़ लेगा। फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें और अभी टाइम 5 मिनट रहते हैं। ठीक है, ये वाला करके बस खत्म करते हैं इसको। एक बार मैं ही बोल देती हूँ। थैंक यू कोमल बच्चे। Thank you, ma'am. ए प्रपोजेस बाय लेटर, ए ने ऑफर दिया अपना घर बेचने का बी को। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उसने घर बेचना है ए ने बी को, और लेटर ए ने पोस्ट किया 15 मई को और वो बी को जाके मिला 20 मई को। ठीक है, और ए ने अब क्या किया, अपना जो ऑफर है वो रिवोक करना चाहा, विड्रॉ करना चाहा, उसने टेलीग्राम भेज दी 19 मई को और टेलीग्राम बी को कब मिली? 21 मई को। ठीक है, तो इधर रेवोकेशन देखते हैं कहाँ कंप्लीट हो रही है। जो पर्सन रिवोक कर रहा है यानी कि ए, तो उसके खुद के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाएगी? 19 मई को। ठीक है, और जिस दिन टेलीग्राम बी को मिलेगी उस दिन बी के अगेंस्ट रेवोकेशन कंप्लीट होएगी, यानी कि 21 मई। इज इट ओके? हाँ जी मैम। ठीक है, बाकी का करेंगे कल, मतलब ये बाकी का नेक्स्ट जो भी अपना लेक्चर शेड्यूल है उसमें।
इन केस बेटा आपकी मैंने कोई सैटरडे संडे कोई क्लास लेनी हो तो ले सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, मैं आपको ना मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैसेज में ऐसे डालूंगी कि आपको ऑलमोस्ट कोशिश करूंगी कि आधा घंटा या 1 घंटा पहले तो कम से कम पक्का बताऊं, ठीक है। कल परसों क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर की कुछ क्लासेस लेनी है, तो उसके आपकी भी देखती हूँ, इन केस मैं आपकी कर सकती हूँ, ठीक है। Okay, और ma'am. अब नितिन अटेंडेंस नोट हो गई है बच्चे? यस मैम। ठीक है, थैंक यू बेटा, मेरे को सेंड कर देना, इसको मैं इधर ऑफ कर रही हूँ, ठीक ओके है। मैम। बाय फॉर नाउ बेटा।